हेलो एवरीवन, फाइनली आई एम स्टार्टिंग दिस जीकेएस सीरीज़ जिसमें मैं आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरी हैं जानना और जिसके लिए मुझे अपना काफ़ी टाइम लगाना पड़ा था। जब मैं एज अ जीकेएस स्कॉलर जीकेएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ी थी, काफ़ी चीज़ें सर्च करनी पड़ी थी, जिसके बाद जाके मुझे पता चला था कि क्या क्या एक्जैक्टली मुझे करने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारी बातें आप लोगों को बता सकूँ और इस सीरीज़ के थ्रू। और इसके अलावा भी अगर आपके पास आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो वो आप मुझसे उस वीडियो के जो जिस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई होगी उसके कमेंट्स में जाके आप वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकें। अगर आपके जैसे ही क्वेश्चन किसी दूसरे के पास हो और वो कमेंट चेक करे तो उसको भी वो आंसर मिल जाए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम ये सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सो आज के पार्ट में जो क्या है हमारा पार्ट 1, 3 बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस स्कॉलरशिप एज अ बिगिनर। अगर आपको नहीं पता कि जीकेएस क्या है और इसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कोटा है और क्या सिस्टम है, तो आपको आज की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले आपको जिन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए वो हैं कि जीकेएस गाइडलाइंस, इसके अलावा यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा अटेस्टेशन। तो जीकेएस गाइडलाइंस और यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा मोबाइल में। आपको मोबाइल पे शो करती हूँ कि किस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है और कैसे आपको अपनी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करनी है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पे जाना है। मैं वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर दूँगी, तो इसके थ्रू आप इस वेबसाइट पे पहुँचेंगे। नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पे जीकेएस का पोर्टल नज़र आ जाएगा। जीकेएस के पोर्टल पे आपको टच करना है। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी अनाउंसमेंट मिल जाएंगी, जितनी भी ये जीकेएस से रिलेटेड अनाउंसमेंट है। इसमें आपको सारी स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट दिखेंगी, लेकिन इसमें से आपको अंडर ग्रेजुएट की अनाउंसमेंट को फाइंड करना है। तो यहाँ स्टार्ट में हमारे पास है कि जापान वाली, दिस इज़ नॉट फॉर अस, दिस इज़ ओनली फॉर जापानीज स्टूडेंट। अंडर ग्रेजुएट की है लेकिन नॉट फॉर अस। उसके अलावा यहाँ आपको जीकेएस जी और जीकेएस आईआरटीएस मिल जाएंगी, जो कि वो भी हमारी नहीं है, हमें जीकेएस यू को फाइंड करना है। तो हम सेकंड पेज पे देखते हैं जीकेएस यू की अनाउंसमेंट है या नहीं। तो जीकेएस यू की अनाउंसमेंट यहाँ भी नहीं है, यहाँ रिजल्ट की अनाउंसमेंट हमें दिख रही है। इसका मतलब कि स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट इससे पहले होगी। तो हम इससे पहले वाले में जाएंगे नंबर 3 पे, और यहाँ पे हमें नीचे दिख रही है 2024 ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। इस पर आप लोगों को टच करना है और यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कोटा कितना है, किस ट्रैक का, जनरल कोटा कितना है, ओवरसीज़ कोरियंस के लिए कोटा कितना है। तो ये सब आप लोग को रीड करना है और अपने कोटे को आपकी कंट्री का क्या कितना कोटा है वो सब आपको अंडरस्टैंड करना है। और ये बेसिक ओवरव्यू है। रियल गाइडलाइंस हमारे यहाँ पे होंगी। जीकेएस यू एप्लीकेशन गाइडलाइंस, इंग्लिश में आप ये इस पर टच करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। देन यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस गाइडलाइंस। मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप की होंगी। तो ये हमारे पास गाइडलाइंस हैं। आपको एक एक चीज़ इसमें देखनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है। अगर एम्बेसी ट्रैक है तो एम्बेसी ट्रैक में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो ए टाइप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सोल में हैं, और बी टाइप यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो आउटसाइड सोल हैं। तो अगर आप बी टाइप यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करते हैं, एक आपको ए टाइप करनी होती है और 2 बी टाइप करनी होती है फॉर एम्बेसी ट्रैक। तो बी टाइप आप वो सेलेक्ट करें जिसमें आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि बी टाइप यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक है। यूनिवर्सिटी ट्रैक का मोस्टली सबको पता ही होता है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में वी अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, और किसी भी एक यूनिवर्सिटी को हम अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करते हैं, जिससे हमारी सिलेक्शन होती है या नहीं होती। लेकिन पीपल आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट यूआईसी ट्रैक। इवन के जब मैं यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे लोगों को, जो स्कॉलर्स हैं, उनके अंदर भी बहुत कन्फ्यूजन है कि यूआईसी ट्रैक क्या होता है। तो यूआईसी ट्रैक बाकी दोनों ट्रैक से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये बाकी दोनों ट्रैक्स में ये होता है कि आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होती है और आप उसमें से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, फिर अपना मेजर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यूआईसी ट्रैक में आपके पास कुछ सेलेक्टिव मेजर्स होते हैं जो कि आपको सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, आपको उनमें से ही सेलेक्ट करना होता है। तो या इसमें यूनिवर्सिटीज़ और मेजर्स की लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं होती है, बहुत स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं जो कि यूआईसी ट्रैक में अवेलेबल होते हैं, और जिसके अंदर हमारे पास बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी होता है और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी होता है। तो आपको, और इसमें बेसिकली इस ट्रैक में मोस्टली इंजीनियरिंग या टेक फील्ड से रिलेटेड मेजर्स होते हैं। आई थिंक जीकेएस और एनआईडी टेक फील्ड को और इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रमोट और प्रेफर करता है, इसलिए इसका स्पेसिफिक अलग से ट्रैक भी है जिसको हम यूआईसी ट्रैक कहते हैं। सेकंड चीज़ यूआईसी ट्रैक में जो होती है वो ये है कि इसमें स्पेसिफिक कोटा नहीं होता, कंट्री स्पेसिफिक कोटा नहीं होता। जिसका मतलब यह है कि आपकी कंट्री से ये एक बंदा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 बंदे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 बंदे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंट्री से कोई भी सेलेक्ट ना हो। तो इसमें टोटल सीट्स आई थिंक 60 होती हैं। खैर, अब हम नीचे देखेंगे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपकी कंट्रीज़ मेंशन है और कंट्री के कोटा मेंशन है कि किस कंट्री की कितनी सीट्स हैं। दिस वाज फॉर एम्बेसी ट्रैक, दिस इज़ फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक, दिस इज़ फॉर यूआईसी। आपको कोई कंट्री मेंशन नहीं दिखेगी क्योंकि ये कंट्री स्पेसिफिक सीट्स नहीं होती हैं। दीज आर ओनली फॉर, दिस आर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सीट्स। यूनिवर्सिटी का कोटा इतना है, यूनिवर्सिटी इतने बच्चों को सेलेक्ट करेगी, लेकिन किस कंट्री से कितने करेगी ये इसमें नहीं होता है। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ यूआईसी ट्रैक। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी ट्रैक की कोटा है कंट्री स्पेसिफिक। ये सारे गाइडलाइंस आपको एलिजिबिलिटी, ग्रेड्स, आपकी ग्रेड कन्वर्जन, एज एंड एवरीथिंग आपको पढ़नी है।
और इसमें से अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। ये सारा आपको गो थ्रू करना है। सेकेंड चीज़ जो इस वीडियो में है वो आपको देखनी है यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन जिप फाइल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन जिप फाइल में बेसिकली आपके पास जितनी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर तीनों ट्रैक्स के लिए, एम्बेसी ट्रैक, यूनिवर्सिटी ट्रैक, यूआईसी ट्रैक, जो भी ट्रैक आप सेलेक्ट करें उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कौन से मेजर ऑफर कर रही है। तो आप एक यूनिवर्सिटी इसमें से देख सकते हैं क्या, और आपको फाइंड आउट करना है कि जिस मेजर में आप इंटरेस्टेड हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो वो मेजर ऑफर कर रही है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी आप फर्स्ट यहाँ पे सारे फर्स्ट चीज़ ये जो आपको दिख रहा है ये है अवेलेबल डिपार्टमेंट्स। तो आपको पहले अवेलेबल डिपार्टमेंट्स देखना है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिपार्टमेंट से रिलेटेड और मेजर से रिलेटेड। तो ये है ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, चोनम यूनिवर्सिटी, जो कि ग्वांगजू में है। और ये बी टाइप यूनिवर्सिटी है, मतलब ये सोल से बाहर है। इसके अलावा ये क्योंकि ये सोल से बाहर है इसलिए ये रीजनल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा डिपार्टमेंट, इसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कि इन डिपार्टमेंट की फील्ड क्या है, किस कैटेगरी में आता है, ये इंजीनियरिंग है, सोशल साइंस है, ये सब उसके आगे लिखा हुआ है। बैचलर्स डिग्री है या एसोसिएट डिग्री है वो भी उसके आगे लिखा हुआ होगा। उसके अलावा इसका पीरियड ऑफ स्टडी क्या है, यानी आप 4 साल का है या 5 साल का है, कुछ ऐसे वो भी होते हैं, कुछ ऐसे फील्ड्स होती हैं जो 5 साल के लिए भी होती हैं, तो आपको वो भी देखना है। इसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, किस लैंग्वेज में आपकी पढ़ाई होगी, कंप्लीटली कोरियन में होगी या कोरियन इंग्लिश मिक्स होगी, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडीज स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक कितना चाहिए, कितना रिक्वायर्ड है कि जिसके बाद ही आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आपको देखना है। और वो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर टॉपिक 3 से ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इसके अलावा आपको हर डिपार्टमेंट की लिंक मिल जाएगी आगे, इनका नंबर मिल जाएगा और रिमार्क्स मिल जाएंगे हर फील्ड के आगे कि अगर उनको इनकी कोई इस फील्ड के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो आगे लिखा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे एक फील्ड के लिए आइल्ट 6.5 और अबव रिक्वायर्ड है, तो ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपने सारे मेजर्स देखने के, सारी यूनिवर्सिटीज़ देखने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कि जो जिस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू में जाना है। यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करने के लिए आप यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू में जाएंगे और एक चीज़ यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे। ये दिखता होगा, शुरू में कोरियन होगी और नीचे जाके इसमें इंग्लिश है। तो आप एक चीज़ पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, और कोई स्पेसिफिक चीज़ यूनिवर्सिटी की कोई रिक्वायरमेंट तो ऐसी नहीं है जो आपके पास नहीं हो, वो आपको देखनी है। और फिर अपनी यूनिवर्सिटी आपको फाइनलाइज करनी है सारी चीज़ पढ़ने के बाद। इसमें डॉर्मेट्री का भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि फीस वगैरह क्या रिक्वायर्ड होगी, ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करने के बाद अब बारी आती है अटेस्टेशन की। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम मार्कशीट की बात करते हैं। और मैं पहले पाकिस्तान का बता देती हूँ कि 9th की हमें, जब हम 9th कंप्लीट करते हैं तो 9th की मार्कशीट मिलती है और उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस सर्टिफिकेट के बाद ये दोनों चीज़ें अभी हमारे काम की नहीं है। जब हम 10th कंप्लीट कर लेते हैं तो एक मार्कशीट मिलती है जिसके अंदर 9th वाले सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं और 10th वाले सब्जेक्ट्स भी मेंशन होते हैं, जिसको हम मैट्रिक की मार्कशीट कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमें कुछ टाइम बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब हम कॉलेज चले जाना शुरू हो जाते हैं फिर हम वापस स्कूल जाके वो सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट और मैट्रिक की मार्कशीट, यहाँ उसकी बात हो रही है, वो हम अपने बोर्ड से टेस्ट करवाएंगे। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए मैट्रिक के। उसके बाद इंटर में हमारा 11th का रिजल्ट आता है, वही सेम प्रोसीजर। 11th की जो मार्कशीट होती है और 11th का जो सर्टिफिकेट होता है हमें उससे काम नहीं है। जो हमें इंटर करने के बाद मार्कशीट मिलती है और इंटर करने के बाद जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि पाकिस्तान में थोड़ा लेट आता है, तो आप लोगों को स्पेशल बोर्ड से रिक्वेस्ट करके या अपनी सोर्सेस यूज़ करके वो सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, जो इंटर का सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो हमें हमारे बोर्ड वाले देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ अपने सोर्सेस यूज़ करने होंगे और आपको पहले किसी भी तरह से अपना इंटर का सर्टिफिकेट लेना होगा। तो इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, जो कि ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हमें टेस्ट करवाने हैं। इसके बाद आपकी नेशनलिटी प्रूव करने के लिए और आपकी फैमिली रिलेशन प्रूव करने के लिए, यानी आपके पेरेंट्स कौन है ये प्रूव करने के लिए एक आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब वो डॉक्यूमेंट आपका एफआरसी भी हो सकता है। एफआरसी का लोगों को पता नहीं होता, इट इज़ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो बेसिकली नादरा से आप लोग बनवा सकते हैं। नादरा से आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं। तो उसी जहाँ से आप लोग शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं वहीं आपको जाके अपने कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं। उनको शायद अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होती है, अपने पेरेंट्स की कॉपी देनी होती है, और वो अपना आपको एफआरसी बना के दे देते हैं। आई थिंक इट रिक्वायर्स ओनली 1 डे, एक दिन में आपको मिल जाता है, या फिर आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। तो ऑनलाइन में क्योंकि पाकिस्तानी वेबसाइट होती है तो आपको कुछ डिले हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। उसमें फिंगरप्रिंट्स लगाने होते हैं ऑनलाइन फॉर्म में, तो वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप वगैरह या कैनवा यूज़ करना जानते हैं तो आप एफआरसी का फॉर्म ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और फिर 24 घंटे बाद आपको एफआरसी मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग इतने झंझट में नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप लोग ऑनलाइन जाके ऑनलाइन बोल रही हूँ, आप लोग खुद जाके नादरा के ऑफिस पे और एफआरसी बनवा सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के पास पासपोर्ट है और आपका ही पासपोर्ट बना हुआ है तो आपको सिर्फ अपने पासपोर्ट की और अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी, जो कि अटेस्टेड भी रिक्वायर्ड नहीं है। या एफआरसी या पासपोर्ट, या इसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं लेकिन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसको आपको लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी नेशनलिटी मेंशन हो और आपके पेरेंट्स से आपका रिलेशन मेंशन हो।
यानी आपके फादर कौन है, आपकी मदर कौन है, उनका नाम क्या है, ऐसी चीज़ें मेंशन हो और वो आपका जो चीज़ हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी वो गवर्नमेंट की इशू की भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लोकल डॉक्यूमेंट है या ऐसी कोई आपने बनवा लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपका सिर्फ गवर्नमेंट का इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट ही अटेस्ट होगा, तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इंडिया, लेकिन अगर इंडिया में भी ऐसा होता है कि 9th और 10th के बाद आपको कंबाइंड सर्टिफिकेट या कंबाइंड मार्कशीट मिलती है, जिसको जैसे हम हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि 9th और 10th करने के बाद हमें एक कंबाइंड मार्कशीट और कंबाइंड सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके अंदर मेंशन होता है कि हमारा एवरेज क्या है 9th और 10th का। अगर अगर इंडिया में भी ऐसा होता है तो आपको सिर्फ वो मार्कशीट और वो सर्टिफिकेट देना है 10th का। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और आपके 9th का रिजल्ट और 10th का रिजल्ट अलग अलग मेंशन होता है और एवरेज नहीं होता किसी एक डॉक्यूमेंट पे, तो आपको वो दोनों चीज़ें देनी है, यानी 9th की मार्कशीट भी देनी है, 10th की मार्कशीट भी देनी है, 9th का सर्टिफिकेट भी 9th का सर्टिफिकेट आई थिंक आप स्किप कर सकते हैं और मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे सिर्फ 9th और 10th के। उसके अलावा फिर इंटर पाकिस्तान में 11th और 12th को कहते हैं, तो आप 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट देंगे। तो ये आपके 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए टोटल। इसके अलावा आपकी नेशनैलिटी और अपने पेरेंट्स से रिलेशन प्रूफ करने के लिए आप पासपोर्ट दे सकते हैं। एफआरसी आई डोंट नो कि इंडिया में होता है या नहीं, लेकिन आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं और पासपोर्ट को अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। अपना पासपोर्ट और अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट, ये 3 पासपोर्ट्स आप देंगे और इसको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी नेशनैलिटी और आपके पेरेंट्स फैमिली रिलेशन प्रूव हो। आई थिंक कोई राशन या आधार कार्ड ऐसा कोई कार्ड होता है, जिससे मैंने सुना है कुछ वीडियोज़ में कि जो लोग देते हैं, तो आप लोग वो कंफर्म कर लें। बस वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी और आपका पेरेंट्स से रिलेशन प्रूव्ड हो रहा हो या लिखा हुआ हो और वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद इनका अटेस्टेशन प्रोसेस क्या है, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट विच इज़ अटेस्टेशन। अटेस्टेशन हमारे पास सिंपल अटेस्टेशन भी हो सकती है और एपोस्टाइलेशन भी हो सकती है। तो एपोस्टाइल में और अटेस्टेशन में क्या फ़र्क है? कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एपोस्टाइलेशन इफेक्टिव है, यानी वहाँ पे एपोस्टाइलेशन का प्रोसेस होता है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एपोस्टाइलेशन का प्रोसेस नहीं होता, तो वहाँ पे अटेस्टेशन करवानी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स पर, ताकि आप उसको दूसरी कंट्रीज़ में भेज सकें। तो अगर आपकी कंट्री में अपोस्टाइलेशन है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आपकी कंट्री में अपोस्टाइलेशन नहीं है तो एक स्टेप आपको ज़्यादा करना होगा और आपको मोफा से अटेस्ट करवाने के बाद एम्बेसी से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं अपोस्टाइल कैसे होता है। अपोस्टाइल के लिए आपको अपने मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से हैं तो 9th 10th और 11th 12th की बात हो रही है, वहाँ उसके बोर्ड से आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान का मैं बताऊँ तो 9th 10th के बोर्ड अलग होता है और 11th 12th का बोर्ड अलग होता है। तो 9th 10th यानी 9th और मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको मैट्रिक बोर्ड ले जाना होगा और उसकी कॉपीज़ के साथ, और फॉर्म फिल करके आपको वहाँ वो सबमिट करना होगा, और ये प्रोसेस कहलाता है वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन होती है, या अटेस्टेशन नहीं होती है। और इसी तरह आपको इंटर बोर्ड जाना होगा। इंटर बोर्ड में अपने आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी मार्कशीट होगी 12th की, जो आप कंबाइन होगी 11 और 12th की, और सर्टिफिकेट होगा इंटर का, वो आपको देना है फॉर वेरिफिकेशन। बोर्ड से आपको वेरिफिकेशन होकर डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, फॉर्म फिल करना होगा आपको, अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी होगी 2 कॉपी, और फिर वो आपको टाइम बताएंगे कि आप इतने टाइम बाद आएँ, जब आपके पास वेरीफाइड होकर आ जाएँ बोर्ड से। उसके बाद आप IBCC डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, IBCC वाले इसको अटेस्ट करके आपको देंगे। IBCC के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप मोफा लेके जाएंगे और वहाँ पे आप अपोस्टाइल करवा देंगे। ये हो गया अपोस्टाइलेशन का प्रोसेस। या अब इसके अलावा आप अटेस्टेशन भी करवा सकते हैं। अटेस्टेशन का प्रोसेस ये है कि पहले आपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाई, IBCC से अटेस्ट करवाया, फिर आपने मोफा से अटेस्ट करवाया, अपोस्टाइल नहीं करवाया, अटेस्ट करवाया। अटेस्ट करवाने के बाद फिर आपने एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि कोरिया में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज नहीं सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के आप 2 कॉपीज़, अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करना होगा उसकी 2 कॉपीज़ आप लेके जाएंगे बोर्ड ऑफिस। मैट्रिक का लेके जाएंगे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, इंटर का लेके जाएंगे इंटर बोर्ड ऑफिस। वो आप लोगों को कुछ टाइम देंगे, 10 दिन भी दे सकते हैं, और अगर आप इमरजेंसी में करवा रहे हैं तो आपका जल्दी भी हो सकता है। तो वो आपको उस टाइम पे आपको बुलाएंगे और एक सील्ड एनवेलप में आपके डॉक्यूमेंट वो आपको दे देंगे। वो डॉक्यूमेंट लेके और उसके साथ अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके और अपनी आपको जितनी भी कॉपीज़ अटेस्ट करवानी है वो लेके आप जाएंगे IBCC वाले आपकी पहले ओरिजिनल IBCC वाले पहले आपका ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करेंगे, उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ अटेस्ट करेंगे। आप आपके ऊपर है, आप जितनी मर्जी करवाना चाहें उनसे कॉपीज़ अटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी रह के थ्रू अप्लाई करें तो आपको एक कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वो कॉपीज़ अटेस्ट करवाने के बाद आप जा सकते हैं वो कॉपीज़ लेके, और ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे अटेस्ट हो गए IBCC से। सही है, आप ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, और इसके अलावा आप अपना FRC या अपना बर्थ सर्टिफिकेट या कोई सा भी सर्टिफिकेट जो आप सबमिट करवा रहे हैं जिसमें आपकी नेशनैलिटी और आपका फैमिली रिलेशन प्रूव हो रहा है, ये सारी चीज़ें लेके आप जाएंगे फिर मोफा वाले आपके जो आपके IBCC से अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी उनको अटेस्ट करेंगे, और इसके अलावा आपका वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप वाला सर्टिफिकेट या जो भी आपने सबमिट किया है वो अटेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें लेके आप जाएंगे फिर एम्बेसी, और एम्बेसी वो चीज़ें अटेस्ट करती है जो कि मोफा से अटेस्टेड हो। तो आपकी अगर ये चारों चीज़ें मोफा से अटेस्टेड होंगी, आपकी इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और आपका प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी एंड फैमिली रिलेशन वाला सर्टिफिकेट जो भी आप सबमिट करें, ये 5 चीज़ें लेके आप एम्बेसी जाएंगे। एम्बेसी वो चीज़ें मोफा से अटेस्टेड होने के बाद एम्बेसी वो अटेस्ट कर देगी, और ये आपकी डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो जाएंगे फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी भेजने के लिए।
जब मैं ये अटेस्टेशन का प्रोसेस करवा रही थी तो मेरी कुछ वीडियोज़ ने बहुत हेल्प की थी जो यूट्यूब पर हैं, तो मैं आपको वो वीडियो भी इसके साथ अटैच कर देती हूँ। तो अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और अगर आप कराची में नहीं भी रहते फिर भी आपको स्टेप्स जो हैं वो क्लियरफाई हो जाएँगे, पता चल जाएगा कि कैसे होता है अटेस्टेशन का प्रोसेस, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी इसके बारे में। तो वो वीडियो मैं लिंक में दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इसके साथ भी अटैच कर दूँगी, तो आप जाके देख सकते हैं।